मित्रों, साथियों, हिंदी साहित्य की परीक्षा, नेट की परीक्षा, बीएड की परीक्षा या अन्य किसी भी परीक्षा के लिए साहित्य को समझने के लिए, उसके विचार को समझने के लिए, उसके भाव को समझने के लिए क्या लिखा जा रहा है आजकल, क्या पढ़ा जा रहा है, उन सारी विधाओं से अपने आप को परिचित कराने के लिए, अपने आप को रूबरू कराने के लिए आप मेरे चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके पाठ्यक्रम में शामिल, नेट के पाठ्यक्रम में शामिल चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था, आपको याद होगा जरूर। 1915 में प्रकाशित हुई थी ये कहानी। बहुत प्रसिद्ध कहानी गुलेरी जी की है। 1915 का समय आपको पता ही होगा कि पहली बात तो भारत गुलाम था और प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और भारत जाहिर सी बात है कि गुलाम था। तो भारतीय सेना या भारतीय सैनिक जो लोग थे वो अंग्रेजों की तरफ से जर्मनी में जाकर के लड़ रहे थे और इसका जो नायक है लहना सिंह, वो भी कुछ ऐसा ही है। तो इस कहानी में प्रेम कहानी भी चलती है लहना सिंह और उसकी प्रेमिका की, और युद्ध भी चलता है, विस्थापन भी चलता है, औपनिवेशिक दृष्टिकोण भी चलता है। लेकिन जिस तरह से गुलेरी जी ने इस कहानी को लिखा है, ये कहानी हिंदी की क्लासिक्स कहानी मानी जाती है। 1915 में लिखी हुई कहानी है, 100 वर्ष से ऊपर होने जा रहे हैं इसको, लेकिन जैसे लगता है कि ये कल ही की कहानी है। इस कहानी पर हिंदी के तमाम बड़े आलोचकों ने लिखा है, नामवज ने लिखा है, और इस कहानी को लगातार समझने का प्रयास किया गया है। आपके पाठ्यक्रम में शामिल है कहानी। मैं कुछ अंशों का पाठ करते हुए कहानी से गुजरने की कोशिश करूंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि कहानी किस तरह से अपने भावबोध के साथ, प्रेम की उस दुनिया के साथ पाठकों के बीच आती है। तो कहानी को समझने और समझाने के लिए मोटा मोटी मैंने कुछ संदर्भ, जो बातें हमारे सामने आती है, उन सारी बातों को समझने के लिहाज से और कहानी कला की दृष्टि से ये कहानी आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कहानी का वो दौर, जब कहानी समझिए कि हिंदी कहानी अपना प्रारंभिक दौर था, लेकिन उस दौर में गुलेरी जी कहानी लिखकर, गुलेरी जी की उसके बाद 1924 में मृत्यु हो जाती है। बहुत कम जिंदगी जी और उन्होंने मात्र 3 कहानियां लिखी और उसमें भी सबसे अधिक क्लासिक्स इसी कहानी को माना जाता है। तो कोई लेखक, रचनाकार इस तरह से बहुत कम लिखकर भी महान बन सकता है और बहुत ज्यादा लिखकर भी महान बन सकता है। प्रेमचंद ने बहुत सारी कहानियां लिखी, इसका मतलब ये नहीं कि प्रेमचंद किसी भी कमतर है या प्रेमचंद ने कचरा लिखा, ऐसा नहीं है। वो सबकी अपनी अपनी गुणात्मकता होती है। देखिए कहानी में क्या कहते हैं, बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगा दो। ये अमृतसर की कहानी है। मैंने कहा पंजाबी भाषा का तड़का इसके अंदर लगा हुआ है। बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों को चींथ कर अपने ही को सताए हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्ढे वाले के सिर ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ाकर बचो खालसा जी। वो कह रहा है कि बाकी जगह पर जो रिक्शे वाले होते हैं बहुत कठोर भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही असामाजिक गाली गलौज टाइप भाषा होती है। लेकिन वो कह रहा है कि अमृतसर के जो ये सारे लोग हैं बड़ी मीठी भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हठो बाछा, कहते हुए सफेद फेटों, खच्चरों और बतकों, गन्ने, खोमचे और भारे वालों के जंगल में से राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना न पड़े। और जो कभी कोई इतना प्यार से आपको समझाएगा तो जाहिर सी बात है आदमी सुनेगा उसकी बात। तो यही बात बोल रहे हैं।
ये बात नहीं कि उनकी जीभ चलती नहीं, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। कैसे चलती है? तो होता है ना, बहुत मीठा बोलता है और मीठा बोल के आपको अपना काम निकाल लेता है। तो वो ये लोग भी बहुत मीठे बोलते हैं। नहीं तो वचनावली के नमूने हट जा जीणे जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पूता प्यारिए, बच जा लंबी वालिए। समष्टि में इनके अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्य वाली है, पुत्रों की प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की दुकान पर आ मिले, और यही सारा चित्र है जहाँ एक लड़का और लड़की आगे मिल जाते हैं। वो लड़का लड़की कौन है? लहना सिंह और उसकी प्रेमिका है। उनके बालों और उनके ढीले सूथने से जान पड़ता है कि दोनों सिख हैं। वो अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने आया है और ये रसोई के लिए बढ़िया। दुकानदार एक परदेसी से गूंथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था। तेरे घर कहाँ है? मंगरे में। और तेरे मांझे में यहाँ कहाँ रहती है? अतर सिंह की बैठक में, ये मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? आपने सुना होगा, ये डायलॉग बहुत कहा जाता है। तेरी कुड़माई मतलब तेरी सगाई, तेरी मंगनी हो गई क्या? एंगेजमेंट। तो लड़की क्या बोलती है इस पर? लड़की कुछ आंखें चला कर गुस्सा करके थी, धत, दौड़ गई और मुंह लड़का लड़का मुंह देखता रहेगा और दौड़ दौड़ कर भाग गई हो। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। महीना भर ही चलता रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर में वही धत मिला। देखिए उस दौर का जो एक होता है ना बचपने का प्रेम, और आज तो आप बिल्कुल प्रेम का स्वरूप ही बदल चुका है। एक दिन लड़का जब उससे बोलता है तो फिर वो क्या बोलती है? हाँ हो गई। कब? कल देखते नहीं, ये रेशम से कड़ा हुआ सालू। बोला तुम्हें नहीं दिखता है कैसे मैंने नई ड्रेस पहनी हुई है? कल ही हो गई मेरी सगाई। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को कोरी में ढकेल दिया। अब उसका वो उदास हो गया हो। उसने कहा हो गई मेरी सगाई, क्योंकि इसको मन ही मन चाहने लगा था ना। ये कुत्ते पर पत्थर मारा और गोभी वाले के ठेले पर दूध गिरा दिया। मतलब उसकी स्थिति खराब हो गई बेचारे की। ये मतलब पहला इसका पार्ट है कि जब वो कहती है कि हाँ मेरी तो सगाई हो गई है, तुम्हें क्या करना है बोलो, तो उसका मन एकदम उठ जाता है बेचारे का। देखिए ये पहला सीन है। अब कहानी कहते हैं ना, जो फ्लैशबैक जो प्रणाली होती है पहली बार गुलेरी जी अपनी कहानी में इस्तेमाल करते हैं। और इस कहानी को पढ़ते हुए आपको लगेगा नहीं कि कहानी 1915 में लिखी हुई। मैंने कहा नहीं, ये कहानी ऐसा लगता है जैसे आज ही लिखी हुई। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है? दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां उखड़ गई। अब देखिए ये लोग, वो सैनिक लोग जो वहां लड़ने के लिए गए हैं, ठंड का मौसम है, वो ठंड पड़ती है और क्या स्थिति होती है उनकी। लुधियाना से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ, ऊपर से पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए हैं। जमीन कहीं दिखती नहीं। अब देखिए पूरा कीचड़ में, पूरा युद्ध का इलाका है, पानी पानी है, तो क्या कीजिएगा। घंटे 2 घंटे में कान में पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है, सारी खाई हिल जाती है और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गेबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कोई खंदक से बाहर साफा या खूनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। देखिए कि मतलब युद्ध का तो जानते ही आप, उसमें कुछ भी निश्चित नहीं होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो उस अनिश्चितता की स्थिति में सैनिकों के साथ क्या होता है? लहना सिंह आ गया। इसका कहानी का नायक लहना सिंह है। वो लहना सिंह कहते हैं कि अपने प्रेम के लिए सेक्रीफाई करता है। इसलिए शुक्ल जी इस कहानी के बारे में कहते हैं कि इसमें एक क्लासिकल रोमांस चलता रहता है और उसको अपने प्रेम को चुनना था। उसने प्रेम का चुनाव किया और किस प्रकार से त्याग की भावना उस प्रेम को एक अद्वितीय और अलौकिक प्रेम की श्रेणी में ले जाती है। कहानी कुछ इसी भाव के साथ आगे बढ़ती है। और 3 दिन 4 तो खंडक में बिता ही दिए। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट पर खाकर सो रहेंगे। उसी फिरंगी मेम के बाग में मखमल का सहारा घास है।
फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वहाँ युद्ध लड़ रहे हैं तो वहाँ छुट्टी उट्टी मिलती है उनको, तो लोग वहाँ जाकर रेस्ट करते हैं। तो वहाँ उनको खाना जो खिलाए थे अंग्रेज कोई महिला थी, तो क्योंकि अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे ना, तो जाहिर सी बात वो कह रहा है कि बड़ा बड़ी खातिर करती, कभी पैसा लेती ही नहीं है। 4 दिन तक एक पलक नहीं झेपी, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च पर का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मार कर न लौटूं, तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। पाजी कहीं के कल के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यो अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा बोल दिया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट जाने का कमाल किया, नहीं तो बोला कि जर्मन, क्योंकि जर्मन उसमें उस सेना में थे ना, तो उनसे लड़ना था इन लोगों को, ब्रिटिशर्स को। तो कह रहा कि अगर मुझे मौका मिलता तो मैं सबको फाड़ देता। हजारा सिंह भी है, लड़ाई के मामले में जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा। सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला, पर करे क्या, हड्डियां हड्डियों में जो झाड़ा धसा है वो ठंड घुस गई अंदर ना। सूर्य निकलता नहीं और खाई के दोनों तरफ बस सड़ा हुआ है। आदमी उठ सिगड़ी में कोले डाल। वजीरा तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। लहना सिंह शाम हो गई है, खाई के दरवाजों का पहरा बदल दे। ये कहते हुए सूबेदार सारी खंदक के चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गंदा पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं वादा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दे दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हम लोग बात कर रहे हो, कुछ कर रहे हैं, अपना काम धाम कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि पानी दे, कितना अच्छा पानी दे लो, जो उपजाऊ पानी दे दो तो खरबूजे बहुत अच्छे हो जाएंगे इसे। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से बोलूंगा कि कुछ जमीन दे दो, मैं ही रुकना चाहता हूँ। लारी होरा को ही यहाँ बुला लोगे या वही दूध पिलाने वाली फिरेंगी मैम। चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं। देश देश की चाल है, आज तक मैं उसे समझ न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते, वह सिगरेट देने में हट करती है, होठों में लगाना चाहती है, और मैं पीछे हटता हूँ तो समझाती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, ये बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है, जैसे मैं जानता ही न हूँ। रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते हो, आप सिगड़ी के सहारे गुजार करते हो, उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो, आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम न मादे पड़ जाना, मतलब तुम कहीं बीमार मत पड़ जाना। इसमें राजस्थानी के शब्द भी है। झाड़ा क्या है, मौत और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा, भाई कीरत सिंह की गोद पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। क्या कह रहा है? कह रहा है कि बस मैं तो उस तरह से मरना चाहता हूँ कि भाई की कीरत सिंह की गोद में और आम के पेड़ होंगे वहां पर। वजीरा सिंह ने तोरिया चढ़ाकर कहा, क्या मरने मारने की बात लगाई है, मरे मरे जर्मनी और तुर्क। हाँ भाइयों, कुछ गाओ। अब ये लोग गाना वाना गाने लगते हैं पंजाबी में। दिल्ली शहर में पिशोर नू नांदिए कर लेना लोंगा दा व्यापार मंडिए। कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले दरबारी सिख ऐसा लुच्चों का गीत गाएंगे, पर सारी खंदक इस गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन में सोते और मौज ही करते रहे। हाँ, छठा का कंदुए ने। अब देखिए कि युद्ध चल रहा है, तो जाहिर सी बात है सबको सेक्रीफाई करना अपने अपने तरीके से। कैसे दोपहर हो जाती है, दोपहर रात गई, अंधेरा सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लहना सिंह के 2 कंबल को एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पैर पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई में मुंह पर और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। क्यों बोधा भाई, क्या पानी पिला दो? लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा, मेरी जर्सी पहन लो। और तुम?
मेरे पास सिगड़ी और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है, ना मैं नहीं पहनता। 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ, याद आई, मेरे पास दूसरी फिल्म जर्सी है। आज सवेरे ही आई है, विलायत से मैम मुड़ कर भेज रही है, गुरु उनका भला करे। यूँ कहकर लहना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। सच कहती हो? देखिए, लहना झूठ बोलता है अपने अपने दोस्त के लिए। उसके लिए कहीं कोई जर्सी नहीं भेज रहा कोई भी। लेकिन मैंने कहा ना, हमेशा वो सेक्रीफाई करता है दोस्तों के लिए भी, अपनी प्रेमिका के लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए। तो इस प्रकार का एक ऐसा, देखिए वो दौर भी था कि तमाम उस दौर में राष्ट्रीय जो नायक थे सब सेक्रीफाई कर रहे थे देश के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए। तो कहीं न कहीं वो चेतना भी इस कहानी में प्रतिबिंबित होती है, वो भी अब नज़र आती है। और कौन लेफ्टिनेंट साहब हुकुम हुजूर कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने होगा। देखो इसी दम धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई। अब देखिए ये जो पलटन साहब है, ये कोई दूसरा मतलब विरोधी सेना का आदमी आ गया इनके अंदर मिल जाता है और कैसे, लेकिन इसको लहना सिंह पहचान लेता है और वो इसको बेवकूफ बना रहा है। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा सिंह। सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी इज्जत हुई। कोई रहना न चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लेफ्टिनेंट साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना सिंह की ओर हाथ, लो तुम भी पियो। अब देखिए उसको तब शक हो जाता है क्योंकि उसका जो अफसर था लहना सिंह का, वो सिगरेट विगरेट नहीं पीता था। उसको पता था कि लहना सिंह ये नहीं करता है सब कुछ। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। पलटन साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में ही कहाँ उड़ गए और उसकी जगह कैदियों से कटे बाल कहाँ से आ गए। उसको शक हो गया कि ये कोई और आदमी आ गया है और हमारे साथ कुछ धोखा हो रहा है। लेकिन वो अकेला था, क्या करता? वो कोशिश करता है मारने की, गोली भी चलाता है, सब कुछ। और अब उसको जांचने की कोशिश करता है और क्रॉस क्वेश्चन करता है। तो कहता है कि साहब आप हिंदुस्तान कब जाएंगे वापस? लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, ये देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के वो मजे कहाँ? याद है 5 साल नकली लड़ाई के पीछे आप जगधारी जिले में शिकार करने गए थे। हाँ हाँ हाँ, वही। आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहेगा, सामने से वह नील गाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी नहीं देखी थी और आपकी एक गोली कंधे में लगी और मुट्ठे पे निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है। क्यों साहब? शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया ना। आपने कहा था ना कि रेजिमेंट की मेस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वो विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सिंह 2-2 फुट के होंगे। अब देखिए क्रॉस वेरीफाई करता है कि इस प्रकार की बात कि अब्दुल लड़का है, मुसलमान मंदिर में क्यों जाएगा वो? और सिगरेट विगरेट की बात सारी चीजें पता कर लेता है वो। कौन वजीरा? हाँ, क्यों लाना? क्या कयामत आ गई? जरा तो आग लगने दी होती। होश में आओ, कयामत आई और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहन कर आई है। वो कहता है कि लेफ्टिनेंट साहब किसी और तरह से आए हैं। लेफ्टिनेंट तो हमारा मारा जा चुका है, ये विरोधी सेना का अफसर है कोई कोई, जो हमें इस्तेमाल करके उसकी ड्रेस पहन के आ गया और मुझे पता चल गया है, तो इससे कुछ बेटा बचाना होगा। लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहन कर ये कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की। सोरा साहब उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया। तो तब अब मारे गए, धोखा है। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से को एकदम लौट आए। खंदक की बात झूठे, चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक न खड़के, देर मत करो। हुक्म तो यह है कि यही। ऐसी तैसी हुक्म की, मेरा हुक्म। समादार लहना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है, मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ। वो इस सारी स्थिति को समझ जाता है तो उसको बोलता है कि तुम जाओ को पता करो और अपनी फौज को वापस बुला के लो, तब तक मैं इस लेफ्टिनेंट को देखता हूँ। लेकिन तुम यहाँ तो 8 ही हो। 8 नहीं, 10 लाख, एक एक अकलिया सिख 1.25 लाख के बराबर है। होता है, चले जाओ। कहना है कि हम लोग एक एक सिख कितना, 1.25 लाख के बराबर है, याद रखना। इसलिए हम अकेले नहीं है। तुम इसकी चिंता मत करो, तुम जाओ उनको लेके आओ, बाकी मैं देखता हूँ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाल तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में छेड़ दिया। वो सब करता है, ये उसको गोली भी मारता है, लेकिन उसकी जेब चेक नहीं करता, उसके अंदर कुछ रह जाता है फिर।
जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब में हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। रहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। ये सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, सीखा कि जगाधारी जिले में नीलगाय होती है। वो सारी बातें फिर बता रहा है, उसको सब कुछ करता है। लेकिन लहरा सिंह शायद यहाँ चूक जाता है और उसकी जेब को चेक नहीं करता, उसकी जेब के अंदर बंदूक था तो गोली मार देता फिर वो। या तो ये लहरा सिंह का अति उत्साह था या फिर उसकी भूल थी, है ना। गो को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाते तो गो हत्या बंद कर देते। मंडी के बनियों को बहकाना कि डाक खाने में रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पोलू राम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूड़ दी थी और गांव से बाहर निकाल कर कहा कि जो मेरे गांव में पैर रखा तो साहब की जेब में से पिस्तौल चली और लहना सिंह की जांग पर लग गई थी। मैंने कहा ना, इधर लहना की हेनरी मार्टिन के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। बोधा चिल्लाया, क्या है? देखिए, उधर से किसी ने गोली मार दी थी, लेकिन फिर भी उसने गोली मारी, वो लहना सिंह को लग गई थी। लहना ने उसे कहकर सुला दिया कि एक हल्का कुत्ता आया है था, मार दिया और औरों से सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़ कर गांव के दोनों तरफ पट्टियां की। मैंने कहा ना, हर जगह सेक्रीफाई करता है आदमी, तो उसको चोट लगती तब भी किसी को बताता नहीं है, उसको बर्दाश्त कर रहा है, बस यही चलता रहता है उसके साथ। अचानक आवाज आई, वाहे गुरु की फतह, वाहे गुरु का खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। इन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों की संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया था। एक किलकारी और अकाल सिखा दी खोज आई, वाहे गुरु की फतह, वाहे गुरु की खालसा, सत श्री अकाल। वो सारा सिख, ये सब लोग अपना नारा लगा रहे हैं और समझे दुश्मन को एकदम भीज कर खत्म कर रहे हैं। 63 जर्मन या तो खेत रहे या फिर करा रहे थे, उनको मार दिया हम लोगों ने। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में गोली लगी, आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में गोली लगी। उसने गांव को खंदक की गोली मिट्टी से पूर किया। उसने क्या किया, अपने गांव को मिट्टी डाल के कर दिया है और बाकी का साफा कसकर कमरबंद और बाकी साफा बांध दिया उसने और किसी को पता भी लगने नहीं दिया। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ शही नामक सार्थक होता है। वो एकदम चांदनी रात थी, पूरा खुल रहा था मौसम और हवा ऐसी चल रही थी जैसी बाण भट्ट की भाषा में दंत वीणोपदेशाचार्य कहलाती है। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना सिंह ने से सारा हाल सुनो, कागजात पाकर वे उसकी तुरंत बुद्धि को सराहते रहे थे और कह रहे थे कि तू न होता तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिनी ओर खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहां से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियां आ जाती। युद्ध में तो सब चीजें आती है, फिर सब सुविधाएं आती है, क्योंकि सब घायल हो जाते हैं ना, और पट्टी बांध कर सब कुछ होने लगता है। लहना सिंह को वो लोग इलाज करना चाहते हैं, लेकिन वो कुछ करना नहीं चाहता। वो कहता है कि बस शायद चीजों को सहन कर रहा है या उसका त्याग करने का अद्भुत समझे कि उसका मनोबल है। और वो उसको पट्टी बंधवा देता है और बोधा सिंह को भेज देता है। वह गाड़ी में लिटाया गया लहना को छोड़कर सूबेदार नहीं जाते थे। देखकर लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी की सौगंध है जो इस गाड़ी में न चले जाओ। और तुम, सूबेदारनी जो थी ना, जो इसकी प्रेमिका थी, बाद में शादी कर लेती, इसी के कहने पर तो सब कुछ त्याग करता है। मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना और जर्मन मुर्दों के लिए भी जो गाड़ियां आती होगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ, वजीरा सिंह मेरे पास तो हुई। वो कहता है कि मेरी स्थिति तो अच्छी है, तुम जाओ, और मैं तो ठीक ठाक हूँ और मेरे साथ वजीरा भी है, इसलिए तुम मेरी चिंता मत करो, मैं तो सब कुछ कर लूंगा। गाड़ियां चली जाती, सब कुछ हो जाता है और वो अपना अंदर ही अंदर बर्दाश्त कर रहा है। अब गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी, वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे। तर हो गया पूरा उसका, खून लग गया, गोली लगी थी उसको कमरबंद में, तो उसने बांध रखा था तो वहां भी खून बह रहा है उसका। अब देखिए, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है।
जन्म भर की घटनाएं सामने आने लगती है और सारे दृश्य बिल्कुल आ जाते हैं। लहना सिंह 12 वर्ष का है। अब देखिए वापस कहानी फ्लैशबैक में जा रही है। अब क्योंकि इसको चोट लग चुकी है और जिंदगी के समझे के आखिरी पल है, तो सारी घटनाएं, सारी कहानियां, जो बचपन की सारी यादें वापस रिफ्रेश हो रही है। और उस रिफ्रेश में लहना सिंह क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। अमृतसर में 12 साल का मामा के पास आया हुआ है, लड़की से टकराता है और कुड़माई हो गई। वो कहते हैं धत तेरी की, है ना। और तब से उदास हो जाता है। हाँ, कल हो गई, देखते नहीं, ये रेशम के फूलों वाला सालू। सुनते ही लैला सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ, क्यों हुआ। बस वो सारी यादें आती है उसको। वजीरा सिंह पानी पिला दी। 25 वर्ष बीत गए। अब लैला सिंह N77 राइफल्स में जमादार हो गया है। 25 साल की बात हो गई है। गाँव फौज में चला जाता है देश के लिए लड़ने के लिए। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा। न मालूम वो कभी मिली भी थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने के लिए घर जाता है वो। मतलब पता नहीं, बचपन का प्रेम, बचपन की जो कुछ स्मृतियां होती है जो हमारे अवचेतन में चली जाती है। तो उसे तो उस लड़की का ध्यान भी नहीं रहा उसके बाद। लेकिन वो जब पहुंचता है वहां पर अपने किसी पारिवारिक काम से, कहानी बहुत ज्यादा इमोशनल कर देती है। और कहानी के साहित्य का काम किया आपको इमोशनल करना, आपके भाव, आपके उस संवेदनशील जगत को जिंदा करना। अगर वो कर देता है तो समझिए पाठक को बांध लेता है वो। तो जब चला जाता है किसी मुकदमे अपनी जमीन की कुछ समस्याओं को लेकर के, तो वो रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज वापस, उसको चिट्ठी मिलती है कि वापस युद्ध चल रहा है तो वापस जल्दी, वापस हमें लाम पे जाना है ना। तो क्या बोलता है। और सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी भी मिलती है कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते समय हमारे घर उसकी सूबेदार की चिट्ठी मिलती है कि भाई हम सब लोग साथ ही जाएंगे, तो तुम इधर होके निकलना, हम साथ साथ चलेंगे। और सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। उसकी अच्छी, कह सकते हैं कि मित्रता थी, फ्रेंडशिप थी। तो चाहता वो था, तो चाहता था कि वो भी आए, तो वो लैला सिंह की दोस्ती हो गई थी अच्छी से। उस स्थिति में वो भी चाहता था। तो क्या चाहता है देखिए। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में से निकल कर आया, बोला लहना सूबेदार ने तुमको जानती ही बुलाती है। उसको नहीं पता था कि ये वही लड़की है। तो कहता है कि सूबेदार ने आपको जानती है, जरा मिल लो, क्या बोल रही है। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदार ने मुझे जानती है, कब से रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार इधर के लोग नहीं रहे। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। असीम सुनी। लहना सिंह चुप, मुझे पहचाना नहीं। फिर वो याद दिलाती है उसको, तेरी कुड़माई हो गई धत, कल हो गई, देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालों अमृतसर में। तो उसको याद दिलाती है कि तुम उस पल को याद करो। मैंने तुमसे कहा था ना, देखो मेरा रेशमी शाल अब कितना अच्छा लग रहा है मुझे, और मेरी कल कुड़माई हो गई है, मेरी सगाई हो चुकी है। भावों की टकराट से मूर्छा खुली, करवट बदली, असली का गाँव बह निकला, वजीरा पानी पिला। उसने कहा। किसने कहा था? उसने कहा था, उस लड़की ने। सूबेदारनी ने कहा था उससे कि मेरे पति को तुम्हें बचाना है। उसने कहा था कि मेरी कुड़माई हो गई है, बस। और सपना चल रहा है। मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम करती हूँ, मेरे तो बाप फूट गए, सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में जमीन दी है। आज नमक लाली का मौका आया है, पर सरकार ने तीमियों को गगरिया पलटन क्यों न बना दी, तो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे एक ही वर्ष हुआ, उसके पीछे चारों हुए और एक भी नहीं जिया। सूबेदार ने रोने लगी। अब दोनों जाते हैं। मेरे भाग, तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया और तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। फिर वो कहती है कि तुम्हें ऐसे ही मेरे प्राण बचाने इस बार में, और तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती। सूबेदारनी बोलती कि मैं तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लहरा प्यासू उठता हुआ बाहर आया। वजीरा पानी पिला, उसने कहा। बस सूबेदारनी उसके सामने भीख मांगती है कि बस तुम्हें मेरा उसका ख्याल रखना। क्या करता हो। लहना सिंह अपनी गोद में लिटाए वजीरा सिंह बैठा। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधे घंटे तक चुप रहा, फिर बोला, कौन? किरत सिंह। वजीरा ने कुछ समझा कर कहा, हाँ।
भैया मुझे और ऊंचा कर ले अपनी वजीरा। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे बस, अब की हाड़ में आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप कर रहे थे। और बस लहरा सिंह चला जाता है इस दुनिया से। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबार में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल जमादार लहना सिंह। बस कुछ दिनों बाद अखबार में आता है कि लहना सिंह उस युद्ध में, फ्रांस और बेल्जियम के इस युद्ध में 68वीं सूची में उसका नंबर आता है और 77 नंबर उसका नाम था। वो इस दुनिया से चला जाता है, शहीद हो जाता है, सेक्रीफाई कर देता है। गुलेरी जी की कहानी 1915 में प्रकाशित हुई थी। लहना सिंह हर जगह सेक्रीफाई करता है जीवन में, शायद बचपन से लेकर सेक्रीफाई करता है। और अंततः उसने उन, कह सकते हैं कि उन महान मूल्यों के लिए, उन आदर्श मूल्यों के लिए अपना जीवन, देश के लिए, इस जन्मभूमि के लिए, मातृभूमि के लिए, प्रेम के लिए, हर उस इमोशनल भाव के लिए अपने आप को समर्पित किया, दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए। तो कहानी इनकी उस महान मूल्य की, आदर्श की बात करती है। उस दौर का वो आदर्श था। आज का समय कितना बदल चुका है, समाज का बोध कितना बदल चुका है, इसको आप समझ सकते हैं। लेकिन ये कहानी उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ जुड़ते रहिए, पढ़ते रहिए। हम हर दिन आपको एक कहानी सुनाएंगे और कहानी की पर विस्तार से बात करेंगे। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम सिंपल भाषा में उस पर बात करें। और हम कोशिश ये भी करेंगे कि कुछ समय के बाद जो इस कहानी के एक्सपर्ट हैं हम उनसे भी बात करें, उनके इंटरव्यू करेंगे, साक्षात्कार करेंगे और आपके ज्ञान को और विस्तृत करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ जुड़ते रहिए और बने रहिए। हम आपको बहुत ही सिंपल भाषा में चीज़ों से परिचित करवाते रहेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और शुभ रात्रि, शब्बा खैर।